नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। संसद का सत्र चल रहा हो और ओम बिरला का जौहर न दिखे तो समझ लीजिए सत्र फीका है। अब तो ओम बिरला के साथ कंपटीशन करने वाले एक नए आ गए हैं राज्यसभा में, सीपी राधाकृष्णन। धनखड़ साहब तो बिल्कुल बराबरी का टक्कर, नेक टू नेक फाइट में थे। उधर अब राधाकृष्णन भी आ चुके। अपोजिशन के भाषण में कहते हैं कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, ये नहीं नहीं नहीं, नो नो नो, नथिंग नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती से सिर्फ यही सीखा, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि धनखड़ साहब यही बोलते थे, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। जबकि भारत की परंपरा है कि अपने पूर्ववर्तियों से अगर कुछ सीखना है तो उनका गौरवशाली पल सीखिए, उनकी अच्छी चीजें सीखिए। बिरला का 217 सेकंड का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। 217 सेकंड का वीडियो। निशिकांत दुबे 15 सेकंड दिखाएंगे। पहले बता दें, 15 सेकंड में निशिकांत दुबे का पूरा सच आ जाएगा, डिग्री दुबे का। इनको डिग्री दुबे भी कह सकते हैं। और डिग्री दुबे कहने पहले अगर नकली लगाना हो तो आप कोट एंड कोट लगा लीजिएगा, इन्वर्टेड में करके नकली। तो इनका ज्ञान 15 सेकंड में आपको हम सुनवाएंगे। नड्डा और नड्डा का ज्ञान सुनवाएंगे। नड्डा के ज्ञान के चक्कर में पूरी भाजपा बेइज्जत हो रही है, इसको भी हम आपको तर्कों के आधार पर साबित करके दिखाएंगे। दरअसल ये सब जो हो रहा है दोनों सदनों में, एक आदमी के चक्कर में हो रहा है, राहुल गांधी। राहुल के चक्कर में सब बौखलाए पड़े। तो सब दिखाने की बारी है। भाव को ले आइए, स्क्रीन पर जोड़िए फटाफट, लाइए। स्वागत है भाव। अब बस देखिए, आप क्लिप देखिए और हालात समझिए। पहली क्लिप शुरू करेंगे हम बिरला जी से। लाइए भैया, देखिए विपक्ष के साथ कैसा उनका अत्याचार व्यवहार है। चलाइए। We have a Brazilian woman who appears 22 times on the voter list of Haryana. Please. No. 22 times this lady appears. एक मिनट प्लीज, एक मिनट। आप नेता प्रतिपक्ष है, मैं इस तरीके से सदन की कार्रवाई नहीं चलने दूंगा। ये सदन है, सदन की गरिमा को बनाए रखें। आप सदन की गरिमा से बोलेंगे तो ठीक, नहीं जैसे सदन नहीं चलेगा। नो, गलत तरीका है आपका, नहीं होगा। आप ले रहिए, आप ले रहिए। नहीं, माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप पहले अपने सदस्यों को समझाइए। नहीं चलेगा, नहीं, ठीक नहीं है। नो, नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आप सर माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप अपने सदस्यों को गरिमा समझाइए। सर, बट ये तरीका, सर, ये तरीका आप इतने सालों तक यहाँ पर हैं, ये तरीका उचित है क्या? सर, विरोध का तरीका होता है, लेकिन ये उचित तरीका नहीं है। तरीका इधर भी हो। नो, उधर का तरीका क्या है सर? नो, सबका तरीका उधर से होगा, उधर से भी बोलेंगे, इधर से बोलेंगे, सब जगह से बोलेंगे। Speaker sir, I don't agree with the showing of photographs here, but it is a reflection of our democratic structure. This is what is happening in our democracy, that you're not allowing us to show. This Brazilian woman has appeared 22 times on the voter list in Haryana. चलिए, ये एक क्लिप थी। इसमें आपने देखा होगा, सुना होगा, एक सदस्य ने बोला भी कि उधर भी कभी गरिमा सिखा दो, तो उधर भी गरिमा में बताएं, उधर भी गरिमा में मुंडी इधर में, उधर भी समझा देंगे। उधर देखने को एक बार हिम्मत कर लो, आंखों में आंखें डाल के क्या समझाओ। लेकिन शेम ये प्रधानमंत्री के भाषण में कम से कम 3 या 4 बार शेम हुआ है। यही भाजपा सुषमा स्वराज जी के नेतृत्व में प्ले कार्ड लेके भी उतरी है वेल में। तो गरिमा कहाँ, किसको गरिमा? सबसे पहले क्या स्पीकर अपने पद की गरिमा पे बैठे हैं? क्या उस गरिमा को संभल रहे हैं?
कि सदन एक चलने और नहीं देंगे, हम सदन ऐसा नहीं चलेगा, आप गरिमा रखिए। गरिमा तो आपको रखनी चाहिए थी। उलूल जुलूल झूठ परोसा जाता है। आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी आप गलत तथ्य मत रखिए सामने, हम्म, आपने कहा। कई कई बार बिरला जी के पहले कार्यकाल में, दूसरे कार्यकाल में कई बार सदस्यों ने बिरला जी को आईना दिखा दिया है, हम्म, लेकिन कोई आईना देखे तो ना आशीष जी, कोई नाक अपना युवा अवस्था का फोटोग्राफ देख के ही उसमें मुस्कुराते रहे कि मैं ऐसा ही, अभी तो मैं जवान हूं, तो उसको आप और मैं क्या कर सकते हैं। यानी गजब है भाई, बिरला जी गजब गजब है। है। पूरा आप यदि जितना सदन हुआ उसमें रोज का यदि प्रोसीडिंग देखे तो आपको ऐसे 100 उदाहरण मिलेंगे। हाँ, आप ये सोचिए ना कि विपक्ष ने अगर वंदे मातरम में कनेक्ट करने के लिए कुछ भी एग्जाम्पल दे दिया, नो नो आज वंदे मातरम पर, मतलब मुझे वंदे मातरम क्या बोले, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम मुझे वंदे एक बात मातरम। बताइए, वंदे मातरम आप करते हो, वंदे मातरम और जय हिंद ये दोनों नारे जो बुकलेट आई है अभी राज्यसभा से, उसमें हाँ हाँ इसको सदन में बोलने के लिए बंदी रखी है। हाँ क्या ये हाँ, बंगाल का अपमान नहीं? जय हिंद हम्म, का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। वंदे मातरम ये आजादी के ये आत्मा थी आजादी की लड़ाई की। जिस वंदे मातरम को लेकर प्रधानमंत्री 10 घंटे महिमा मंडन करने की बात करते हैं, चर्चा रखते हैं, वो आपके राज्यसभा में जहां पीठासीन अधिकारी आपके लोग बैठे हैं, उन्होंने कैसा इसमें से निकाल दिया? क्या लोकसभा में कल प्रधानमंत्री आए तो वंदे मातरम के नारे नहीं लगे? हम्म, तो क्या राज्यसभा और लोकसभा में अलग अलग सेट ऑफ रूल्स है? क्या मोदी राज्यसभा में मोदी अलग बना गरिमा है? मोदी, हाँ, क्या मोदी के लिए अलग रूल है और बाकी लोगों के लिए अलग रूल है? जब सदन में लोग बैठते हैं तो सब इकट्ठा है, सबका लेवल एक है, और स्पीकर सदन में सर्वोच्च होता है, वो माने तो सही। यदि किसी अनुकंपा से आप बैठे हो तो आप 24 घंटे आप यदि हाथ जोड़ के खड़े होंगे तो क्या करेंगे? ये मोहिया मैत्रा ने कल कहा कि आपके राज्यसभा, आपके उपराष्ट्रपति ने ये वंदे मातरम और जय हिंद को कैसा मना कर दिया है? ये कैसा गैर कानूनी हो गया है? ये अपार्लियामेंट्री कहां से हो गया? राज्यसभा का बुकलेट कहता है अपार्लियामेंट्री है और नॉन पार्लियामेंट्री है, और यहाँ पे पार्लियामेंट में उसकी गरिमा करते, मतलब ये दोहरा चरित्र इस पार्टी का दिख जाता है सामने। क्या ये बंगाल का अपमान करने के लिए जानबूझ ऐसा किया गया था? ये दोनों नारे की उत्पत्ति बंगाल से थी? हाँ, क्या बंगाल में आप सत्ता में नहीं आ पाते इसलिए खींच थी? ये तो भाव आप अभी उनकी झलक। आप उनकी बराबरी नहीं कर सकते तो क्या आप उनको आप अपमानित करने का प्रयास करके उनका कद छोटा करने का प्रयास कर रहे हैं? करो वो अभी एक झलक वटवृक्ष दिखा। है, इस देश के धरोहर है। उस वटवृक्ष के नीचे एक छोटा पौधा हुआ, आप पौधा किस चीज का? सच्चाई धतूरे का। हाँ, ये बताना जरूरी है। छोटा पौधा में आदमी ये भी समझ नहीं लेगा नहीं, कि ये जब भी पौधा इनके बारे में बोले तो दर्शक धतूरा समझ ले। हाँ, तो इसीलिए जरा एक और क्लिप दिखा देते हैं भाऊ, बस एक क्लिप और लाइए भैया। How vice chancellors are placed on top of Indian universities today. Every single person knows this. You go to any university, you speak to any youngster in India, he will tell you that it does not matter whether the professor has qualifications. It does not matter whether the professor has a scientific temperament. The only thing that matters is the professor belongs. माननीय सदस्य, I'm coming, sir. एक मिनट, माननीय सदस्य, चुनाव सुधारों पर चर्चा हो रही है। सर, ये मैं उसी पे कर रहा हूँ, सर। आप किसी भी संगठन का नाम जो इस हाउस में उसका नाम ले। नो, एलओपी है तो इसका मतलब ये नहीं है। एलओपी का मतलब नहीं, आप जनरल बात बोलो। आप राष्ट्रपति भाषण में बोलिए जनरल बात। सर, हम लोग सुनना चाहते हैं। सर, सर, स्पीकर सर, हम लोग सुनेंगे शांति से। हम लोग शांति से सुनना चाहते हैं। और ये
आप लोग सुनिए ना क्या कहना चाहते क्या हैं। धमकी देंगे आप? हम लोग सुनने के लिए बैठा है। अभी तक नेता क्या? प्रतिपक्ष एक शब्द चुनाव सुधार पे अभी तक आया ही नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं। मैं स्पीकर का परमिशन से ही बोल रहा हूँ। हम सुनने के लिए बैठे हैं। अरे हम सुनने के लिए बैठे हैं। नेता प्रतिपक्ष चुनाव सुधार के लिए जो सुझाव देंगे सुनने के लिए तो हम बैठे हैं, लेकिन चुनाव सुधार को नहीं बोलते हुए कहा जो इस सदन से कोई वास्ता नहीं, जो संगठन उसका कहानी किसी और का बोलना ये कोई उचित नहीं है। समय बहुमूल्य है, समय का मर्यादा भी है। हिपोक्रेसी देखिए, जो संगठन का इस सदन से कोई लेना देना नहीं है उस पर मत बोलिए। मुझे बोलिए। बताइए, उस संगठन का प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन हाँ, उस संगठन के देश निर्माण के कार्य में कितना उनका सहयोग है, ये जब बताते हैं प्रधानमंत्री, तब क्या हुआ? ये किरण रिजिजू जी सो गए थे क्या जब मणिपुर पे चर्चा हो रही थी और मणिपुर पे कुछ बोला नहीं जा रहा था प्रधानमंत्री द्वारा? ये सो गए थे क्या? कि क्या प्रधानमंत्री बहुत अच्छा होता कि पूरे वंदे मातरम का शब्दशः अर्थ दुनिया को बताते कि वंदे मातरम के मायने क्या है, जो इकारा जी को बताना पड़ा। आप तो पूरे टाइम पे वंदे मातरम के नाम पे जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस को कोसते रहे। तब किरण रिजिजू जी ने बोल देना चाहिए था अपने प्रधानमंत्री जी को संसदीय मंत्री होने के नाते कि महोदय थोड़ा सा आज हम 150 साल हो गए वंदे मातरम को, इस उपलक्ष्य में 10 घंटे की चर्चा है, तो आप वंदे मातरम के बारे में बोलिए। आप कांग्रेस के बारे में बोल रहे थे, आप मुस्लिम तुष्टीकरण के बारे में बोल रहे थे, आप जवाहरलाल नेहरू के बारे में बोल रहे थे, क्योंकि आपको भी वंदे मातरम का अर्थ मालूम नहीं। ये भी वंदे क्योंकि वो भारत वंदे नहीं जान पा रहे हैं। क्योंकि वो पहले 2 श्लोक संस्कृत में है, बाकी बंगला में है। बंगला में आपको सिर्फ बांग्लादेशी दिखते हैं, एक आंख में बांग्लादेशी, एक आंख में ममता दीदी। संस्कृत से आपको कुछ लेना देना नहीं। एक संस्कृत का श्लोक आपने बोल दिया था और वो शब्द मैं अब यहाँ उच्चार भी नहीं सकता क्योंकि ये सभ्य लोग और परिवार देखता है इस प्रोग्राम को। भोज्यम भोज्यम से जान लीजिए, भोजम भोजम बोल दिया था उन्होंने। आज भी वो मतलब वो कभी गलती से किसी उस पे आ जाता है क्रिटिसिज्म में तो एकदम आवाज कम करना पड़ता है, नहीं तो परिवार सोचेगा कि ये आदमी क्या हो गया, पॉवर्टेड हो गया, कैसा कैसा सुनता है। तो आपका संस्कृत का नॉलेज भी दुनिया को मालूम है। तो कुल मिलाकर आपके जितने भी सांसद थे, तो आपको रिजिजू उठ के बोल देना चाहिए था कि माननीय सदस्य, मुझे दुख हो रहा है इस बात का कि जब वंदे मातरम पे बात हो रही तो आप वंदे भारत क्या कह रहे हैं। आपको तब भी उठ के खड़ा हो जाना चाहिए था एक साथी मंत्री जब ये नाम नहीं ले पा रहे थे कि वंदे मातरम लिखा किसने। आप तब सो रहे थे। उठ के नामे बता दिए होते। हाँ, अपने ये आपकी खीज दिख रही है। राहुल गांधी ने तो ब्राजीलियन मॉडल दिखाई। ब्राजीलियन मॉडल 21 जगह किसी उसका वोट है वो बता दिया। स्पीकर जी को वो तकलीफ हो गई कि राहुल गांधी जी सत्य बोल रहे हैं, इसलिए उन्होंने वो राहुल गांधी इस पूरे सब्जेक्ट में ब्राजीलियन मॉडल कैसी वोटर बनी ये इंपॉर्टेंट है कि उसका फोटो दिखाना इंपॉर्टेंट है। स्पीकर ने बोल देना चाहिए था यदि ब्राजीलियन मॉडल 21 बार वोट देती है तो मैं ये चुनाव नहीं होने दूंगा ऐसे। ये नहीं बोला, फोटो दिखाने पे बोला कि मैं सदन चलने नहीं दूंगा, क्योंकि आपको जो तथ्य है एसआईआर के, जो मतदाता सूची का फ्रॉड है, उसको नजरअंदाज करने के लिए आप किसी और इश्यू पे बात करते। मैं तो एक लाइन कहूंगा भाव, बड़े निवेदन से इनसे, फोटो दिखाने पे इतना एतराज है सदन में। मैं अगर ओम बिरला या भाजपा चाहेगी मैं एक एक का नाम पढ़ दूंगा। इस देश में अलग अलग राज्य विधानसभाओं में, अलग अलग सदनों में चुपके मोबाइल पर देखते हुए, कुछ देखते हुए पकड़े गए हैं सब। 99% भाजपा ही पकड़े गए। पार्टी बाहर निकाल अश्लील चित्र
हाँ, वीडियो, चित्र, फोटो नहीं दिखाने दोगे मतदाता फर्जीवाड़े का, वोट चोरी का फोटो नहीं दिखाने दोगे, उस पे मर्यादा सिखाओगे और गरिमा सिखाओगे, और मोबाइल में बैठ के पीछे विधानसभा में बैठ के देखने वाले गंदी वीडियोज उनको पार्टी से निकालने, वहां पर गरिमा नहीं। अरे गरिमा पहले घर में सिखाओ, पहले फिर बाहर। क्या कर रहे हैं? एलओपी है तो इसका मतलब, एलओपी है तो इसका मतलब क्या हो गया? एलओपी है। और उधर दूसरी तरफ संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं। मतलब खाली मुंह देखिए, अगर कोई फेस एक्सप्रेशन का एक्सपर्ट हो, एलओपीएन क्या बोलेंगे? क्या उधर संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं, बस संसदीय कार्य मंत्री नहीं बोल रहे। अब क्या हम सब इस्तेमाल करें? हम गरिमा मेंटेन रखना चाहते हैं, संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं, बोलने दीजिए बस। मतलब मजाक ही बना के रखा हुआ है। धमकी दोगे, एलओपी है तो क्या है? ये बोलेंगे नहीं चलने दूंगा, बंद कर दूंगा, ये धमकी। अब सुनिए, आगे बढ़ते हैं। अभी एक क्लिप और, जब राज्यसभा से लाते हैं फिर लोकसभा में आएंगे। राज्यसभा में चला दीजिए भैया। नड्डा जी का ज्ञान जरूरी है आज जानना, हमको लेना। जब लीडर ऑफ अपोजिशन बोल रहे थे, ऑथेंटिकेट इट प्लीज देन। जब लीडर, सर आई एम नॉट यील्डिंग, सर आई एम नॉट यील्डिंग। जब यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन बोल रहे थे, नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर, खड़गे साहब, उनके मुंह से नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर, दलित शब्द निकल गया, दलित शब्द निकल गया। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी हाउस में खड़े होकर विरोध करने लगी। दलितों से इतना चिढ़ है आपको? क्या दलित भारत माता के बच्चे नहीं? क्या पिछड़े भारत माता के बच्चे नहीं? क्या आदिवासी भारत माता के बच्चे नहीं? अगर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की बात होगी तो आप विरोध करोगे? आप विरोध करोगे? You are not on the topic. LOH. Just hold a minute. LOH. सर दो बातें हैं। Please. LOH is on his legs. LOH is on his legs. सर दो बातें हैं। एक तो हम चाहते हैं कि डिबेट, हेल्दी डिबेट हो, तर्कों के साथ हो। अभी इन्होंने आरोप लगा दिया कि दलितों पर बीजेपी वाले एकदम हल्ला करने लगे। ऑन रिकॉर्ड है, मैंने कहा है दलित के विषय में कि ये हमारे पूज्य हैं, हमारे भाई हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है। इस तरीके के स्वीपिंग स्टेटमेंट्स न दें और इस हाउस के माध्यम से देश को गुमराह न करें, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा ये बेच दिया। I say please authenticate on the floor of the house whatever you have charged. देखिए आज सर बहुत अच्छी बात गृह मंत्री जी भी कह के गए और लीडर ऑफ द हाउस भी कह रहे हैं कि जो कुछ भी मैं बोलूं उसको ऑथेंटिकेट करूं। आगे कहा उन्होंने कि मैं तो करूंगा लेकिन तुम लोग ही फंसोगे। और देखा यहाँ पे, ये जो यहाँ पर चेयर पे थे, नहीं, चेयर में अलग जादू है। ये चेयर ऑथेंटिकेट पे मैं इनका परिचय दे दूं, ये संबित पात्रा है, संबित पात्रा नहीं, सस्मित पात्रा है। सस्मित पात्रा। बीजेडी से थे, लेकिन इनको लेकर के बीजेडी में बहुत बवंडर है कि ये बीजेडी से वो व्यक्ति हैं जो मतलब तमाम लोग जैसे हरिवंश में परिवर्तन आया था, तो वे सस्मित पात्रा। ये भी ऑथेंटिकेट करने के लिए पहले ये चेयर से बोल रहे थे ऑथेंटिकेट करने के लिए, बाद में उन्होंने बोला कि आपको ऑथेंटिकेट करना होगा। और दूसरी बात, बाकी सबको नहीं, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, LOH ऑन हिज लेग्स, LOH ऑन हिज लेग्स। रुक जाइए सब लोग, साइलेंट, LOH ऑन हिज लेग्स। अरे भाई साहब, वहां पे बाकी जो भाषण देने के लिए खड़े होते हैं वो भी ऑन हिज लेग्स ही होते हैं, वो ऑन हिज हैंड पर नहीं होते। वहां पर रामदेव नहीं है कोई, किसी शासन करके भाषण देगा मुंडी नीचे करके। भाई ये आगे की बात देखिए, संजय सिंह ने क्या कहा। संजय सिंह ने कहा कि जब खड़गे जी के मुंह से दलित शब्द निकला तो आप जोर जोर से चिल्लाने लगे, डिस्टर्ब करने लगे, क्योंकि आपको दलितों से चीड़ है। ऑथेंटिकेट हो गया। आप इसी हाउस में आप अपना फुटेज निकाल के देख लीजिए। दलित बोलने पे यदि आपने हो हल्ला किया होगा तो फिर आपको दलित से चीड़ है, ये उसने सवाल किया। ऑथेंटिकेट करेंगे तो फंसेंगे। कल फिर गृह मंत्री बोले हाउस में कि नेहरू जी ने वंदे मातरम को तोड़ा। ऑथेंटिकेट करे कौन सी कुल्हाड़ी लेके नेहरू जी गए थे। ऑथेंटिकेट करे नेहरू जी ने कौन सा आदेश पारित किया था। नेहरू जी प्रधानमंत्री जरूर थे, लेकिन वो मोदी और अमित शाह का काल नहीं था। नेहरू के प्रधानमंत्री के काल में वहां का हर एक मंत्री प्रधानमंत्री के सामने खड़ा होकर अपनी बात रखता था।
और जोरों शोरों से रखता था। ये वो कैबिनेट थी जिस कैबिनेट से डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने इस्तीफा दिया था। उस इस्तीफे का जो कारण था हिंदू बिल, उस बिल के सिर्फ 2 समर्थक थे कैबिनेट में, जवाहरलाल नेहरू और आंबेडकर। बाबा साहेब, हाँ। प्रधानमंत्री समर्थक होने के बाद बिल पास नहीं हो पाया बाकी मंत्रिमंडल के वजह से। तब जब इस्तीफा दिया, उस इस्तीफे को पत्र है नेहरू जी का, ऑथेंटिकेट कर पढ़ लीजिए जरा। नड्डा साहब आप तो पढ़े लिखे हैं। उसमें नेहरू जी लिखते हैं आंबेडकर जी कि आंबेडकर जी इस्तीफा मत दीजिए, मैं अकेला पड़ जाऊंगा इस लड़ाई में, क्योंकि ये बिल की लड़ाई आप और मैं और आप दोनों लड़ रहे हैं। आप चले जाएंगे तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा, ये बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए। क्या आज किसी मंत्री की हिम्मत है और प्रधानमंत्री की हिम्मत है ऐसा बोलने की कि मैं अकेला पड़ जाऊंगा? अरे पूरी कैबिनेट अकेली पड़ी रहती है, कोई पूछता नहीं उनको। नड्डा जी भी मंत्री है वहां पे, कौन पूछता है? बताया जाता है, यू आर नॉट आस्क्ड, यू आर इन्फॉर्म्ड। द नेशन इज नॉट आस्क्ड, नेशन इज इन्फॉर्म्ड। ओनली अडानी अंबानी इज आस्क्ड, आई सपोज सो, ऐसा मुझे लगता है। मिसइन्फॉर्म्ड, नेशन इज मिसइन्फॉर्म्ड, नॉट इन्फॉर्म्ड। हाँ, मिसइन्फॉर्म्ड। तो ऐसे में ऑथेंटिकेशन की बात ही ना करें। जितना झूठ 2014 के बाद बोला जा रहा है हाउस में, वो छोड़ ही दीजिए। अगर इन लोगों के बयान को ऑथेंटिकेट करना शुरू कर दिया खाली सत्ता पक्ष के, तो आप समझ लीजिए कि एक बोलेगा और बाकी पूरा दिन ऑथेंटिकेट करने में लग जाएगा, ठीक है बोलने में। मैं आगे एग्जांपल दे देता हूं, एग्जांपल प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सीधा एग्जांपल के साथ। अब लाइए भैया अगली क्लिप, छोटी वाली, और 2 बार इसको रिपीट चला दीजिएगा दनादन लगातार 2 बार। ये चुनाव आयोग की बात करते हैं। इस देश का पहला चुनाव कमिश्नर, इस देश का पहला चुनाव कमिश्नर सुकुमार सेन, जब वो रिटायर होते हैं तो उसको सूडान का ये राज्यपाल बना देते हैं। ये चुनाव आयोग की बात करते हैं। इस देश का पहला चुनाव कमिश्नर, इस देश का पहला चुनाव कमिश्नर सुकुमार सेन, जब वो रिटायर होते हैं तो उसको सूडान का ये राज्यपाल बना देते हैं। आज तक इनकी डिग्री पर क्लैरिटी नहीं है, इनकी डिग्री पर संसद में आरोप लग चुके हैं। ये आदमी बीजेपी का आप समझ लीजिए माउथ पीस है। सुकुमार सेन, खाली 2 लाइन बता दूं फिर भाव पास चलता हूं। गर्व से पहले नाम भी लेना चाहिए, उसको बना देते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इनके घर में काम करते थे सुकुमार सेन। ये बड़े भारी जमींदार हैं, लाइजनर। ये सुकुमार सेन इस देश के पहले चुनाव आयुक्त थे। 1951-52 भारत आजाद हुआ। आजादी के बाद पहला चुनाव करवाना, आप कल्पना कर लीजिए कि जिस देश में कोई लोकतांत्रिक चुनाव न हुआ हो, पूरे देश में चुनाव करवाना, पहला चुनाव करवाए। बड़ा दीर्घ काल तक वो चुनाव चला, लंबा चला। 1951-52 लोकसभा चुनाव उन्होंने करवाया। उसके बाद पूरी दुनिया में सुकुमार सेन ने जिस तरह से, क्योंकि भारत सबसे बड़ी डेमोक्रेसी थी, इतने बड़े देश में आजाद होते ही चुनाव संपन्न करवाना, सुकुमार सेन की दुनिया में चर्चा हुई। सूडान, अफ्रीकी देश है एक, सूडान ने उनको 1953 में आमंत्रित किया कि हमारे यहाँ का, आप सोचिए कितने गर्व की बात है। और ये बेशरम लोग अपने प्राइड को भी, अपने, केवल इनका तो इतने प्राइड है, मोदी से शुरू मोदी पे खत्म, मोदी से शुरू मोदी पे खत्म, ये देश पे धब्बा है सब। हमारे लिए कितने गर्व की बात कि हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त को, हमारे चुनाव आयुक्त को, तब एक ही हुआ करते थे, उनको एक देश बुलाता है कि हमारे यहाँ का चुनाव आप करवा दीजिए। और वहां वो करीब 14 महीने रहते हैं, सूडान में 14 महीने रहते हैं। उनको सूडान में मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा दिया जाता है और वो सूडान का चुनाव संपन्न करवाते हैं। वो लौट के आते हैं भारत में, उनको पद्म भूषण दिया जाता है सुकुमार सेन को। ये अच्छा, ये बोलने में भी ध्यान नहीं देते कि राज्यपाल, सोचिए क्या कह रहा है, कि ये क्या कह रहा है, ये सम्मान लायक नहीं है। ये जब सुकुमार सेन को उसका बोल सकता है, तो ये क्या कह रहा है मैं बताता हूं। ये कह रहा है कि चुनाव यहां करवाया
और फिर सूडान का राज्यपाल बनवा दिया। अरे जाओ नेहरू के चरण धो के पियो, अगर तुम सच बोल रहे हो तो नेहरू चरण धो के पियो कि नेहरू की ताकत इतनी थी। अभी भारत आजाद हुआ था 4 साल पहले और नेहरू की ताकत इतनी थी कि वो विदेश में राज्यपाल नियुक्त कर देते थे। सोच लो, विदेश में राज्यपाल नियुक्त कर देते थे। तुम चरण धो ऐसा पियो। कह के ऐसा कह के हम नेहरू जी को नीचे नहीं करना चाहते। सूडान में एम्बेसडर अपॉइंट कर सकता है भारत, सूडान हाँ। में कोई अपॉइंटमेंट भारत नहीं कर सकता। ठीक है, ये मोदी जी कर सकते हैं। मोदी जी राष्ट्रपति ऊपर मतलब व्हाइट हाउस में भी कोई अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। कल यदि इनने कह दिया तो अपने को मानना पड़ेगा। लेकिन इनकी जिंदगी गई। इनके 2014 के बाद इन्होंने क्या देखा? किसी कोर्ट के जज ने अपने को फेवर की दिया, उसको राज्यपाल बना दो। किसी ने अपने को फेवर किया, उसको राज्यपाल बना दो। तो इनकी जो सोच है आशीष, इसी सोच से ये इतिहास भी देखते हैं। इसी सोच से ये इतिहास भी देखते हैं। इतिहास जब आप पढ़ोगे तो आप उस टाइम पीरियड में जाना पड़ता है, उस सामाजिक उस अवधारणा देखनी पड़ती है कि समाज कैसा था, तब पत्र कैसे लिखे गए थे, क्यों लिखे गए थे। उस समाज के स्थिति में जाकर आज का समाज और उस समय का पत्र आप तुलना नहीं कर सकते। नेहरू जी ने एम्बेसडर नहीं भेजा। नेहरू जी सूडान में कौन होते हैं नियुक्त करने वाले? और आपने कहा कि यदि सूडान में नियुक्त करने लगे नेहरू जी तो फिर विश्व गुरु तो हम तब बन गए थे, अब तो सब विश्व चपरासी बन गए हैं। हमको हाँ। कोई भी आके लताड़ के चला जाता है। ठीक है, तो वो वहां बुलाए गए, उन्हें वो दर्जा दिया गया। इसमें भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं। भारत सरकार की परमिशन उन्होंने ली और भारत सरकार ने परमिशन दी, क्योंकि एक गर्व की बात है। हम्म। हम्म। उसमें वो तथ्य भी ऑथेंटिकेशन करे, जरा राज्यपाल का पत्र ही लिखा दे कि मैं भारत का राष्ट्रपति अपने अधिकारों के निहित फला फला को सूडान का राज्यपाल नियुक्त कर देता हूं। ये जरा बताए जरा, क्या है क्या ऐसा? कुल मिलाकर इन कुपड़ों को और कुछ काम है नहीं। डिस्टॉर्शन, मिस इन्फॉर्मेशन, और ये अंधभक्त भी कहने लगेंगे। बताओ, वो चुनाव आयोग ने नेहरू को चुनाव जितवाया कांग्रेस को, उसको राज्यपाल बना दिया सूडान का। तो कोई कहेगा ये सूडान कहाँ है? अरे दक्षिण भारत में है, केरल और तमिलनाडु के बीच में कहीं होगा। दुबे जी झूठ थोड़ी बोलते, सूडान का राज्यपाल बना दिया। नहीं, गोड्डा के ये बगल में चर्चा होगा, गोड्डा जहां जीत के आते गोड्डा गोड्डा के बगल में हो गया। गोड्डा को पुराना सूडान कहते होंगे, आजकल नया नाम गोड्डा हो गया होगा या वो उनका। मेडिकल कॉलेज हो सकता है, मेडिकल कॉलेज का नाम सूडान रखे हो। सूडान रख दिए हो और वहां प्रिंसिपल को राज्यपाल बोलते हो। ये इतने, लेकिन कोई एक 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 नहीं कहेगा कि सूडान विदेश है, यहाँ से कैसा वहां राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? नहीं, तो इसमें ओम बिरला ने नहीं कहा कि ऑथेंटिकेट कर लो, नड्डा ने नहीं कहा ऑथेंटिकेट कर लो, रिजिजू ने नहीं कहा ऑथेंटिकेट कर लो। इनको झूठ बोलने के लिए क्या परमिशन अलग से अध्यादेश आया है कि तुम लोग झूठ ही बोलोगे खाली? नहीं, आप देखिए, आप समझे नहीं। आप जैसे ही बीजेपी के सदस्य होते हैं, ये आपके जैसे आप एक मोबाइल खरीदते हो तो उसमें से कुछ ऐप पहले से डाउनलोड रहते हैं, हाँ। उसको निकाले नहीं जा सकते। अब हमारे पास सैमसंग है, उसमें सैमसंग के 4 ऐप है, हमको यूज नहीं होता। हमने निकालने का प्रयास किया तो वो निकलते भी नहीं। वैसे जब आप बीजेपी में मेंबर बनते हो तो ये साथ में आता है आपके पास अधिकार, और ये अधिकार मात्र सर्वत्र है। ये अधिकार ऐसा नहीं कि सिर्फ पब्लिक रैली में बोलेंगे ना, या आपकी सहयोग में आपसी दोस्ती यारी में बोलेंगे, या अपने घर में बोलेंगे, या अपने नेताओं के साथ बोलेंगे, ये सदन में बोलेंगे, ये जनता के साथ बोलेंगे, ये सोशल मीडिया पे बोलेंगे, ये मेन मीडिया पे बोलेंगे। ये इंस्टॉल्ड हो जाता है ज्वाइन करते से कि आप झूठ बोलोगे, और फिर झूठ इतना ताकत से बोलोगे, इतने जोर से बोलोगे कि वो सच लगने लगता है। यही झूठ बोल बोल के राहुल गांधी को आलू डालो सोना निकालो वाला पैच कर दिया। बोला किसी और ने था, इनके नाम पे चढ़ा दिया। हाँ। इसी झूठ बोल बोल के गले में से मंगलसूत्र निकाल के खींच दूंगा, और यही झूठ परोसा गया। राहुल गांधी ने बोला भाई नॉर्थ ईस्ट का पाइनएप्पल लंदन के मार्केट में क्यों नहीं जाता?
ये प्रधानमंत्री का कोट था कि भाई राहुल गांधी नॉर्थ ईस्ट का एप्पल बेच रहा है, बताओ, बोले इसको पता भी नहीं कौन सी की चीज कहाँ पैदा होती है। हम्म, पता तो उसको है, आपको पता नहीं पाइन एप्पल और एप्पल का डिफरेंस। हम्म। आपको लगता होगा कि हिंदी में एप्पल बोलते और अंग्रेजी में उसको पाइन एप्पल बोलते, हाँ, यही पता होगा, इसमें कोई यही दो राय बताया नहीं। होगा। तो यदि झूठ की फरेस्ट निकाले और गलत बयानी की फरेस्ट निकाले तो 48 घंटे का प्रोग्राम हो जाएगा। हाँ, 2014 से किया क्या है इन लोगों ने सिवाय इसके? 11 साल, इतना समय शायद कोई दुनिया का कोई महाकाव्य लिखने में नहीं लगा होगा जितना झूठ का महाकाव्य लिखा है 11 साल में। और एक 11 बात साल और आखिरी में कहेंगे, सुकुमार सेन हमारे लिए गर्व कि दुनिया का कोई देश बुलाता है कि आइए हमारे यहाँ, आप हमारे यहाँ नहीं, चुनाव करवा दीजिए। सोचिए कितनी भारत बड़ी बात है। भारत जैसे उपमहाद्वीप को जब आजादी मिली तो हम्म, सारा विश्व देख रहा था भारत को, हम्म, ये क्या करेंगे। इतनी बड़ी आबादी है, इंग्लैंड कैसे चुनाव कराएंगे? इंग्लैंड के पार्लियामेंट में भारत की आजादी को लेकर जब डिस्कशन हुआ तब कईयों ने ये कहा कि अरे ये नहीं चला पाएंगे देश, हम्म, इनको लोकतंत्र वकतंत्र कुछ नहीं आता, अरे ये सांप सपेरों का देश है ये, हम्म, किसके हाथ में दे रहे हैं आप देश। लेकिन जनता का प्रेशर इतना था कि उनको आजादी देनी पड़ी कि हमने आजादी ली है छीन के, वी हैव अर्न्ड अवर इंडिपेंडेंस। और फिर विश्व देख रहा था कि जो इंग्लैंड के पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ कि ये लोग चला नहीं पाएंगे, ये करेंगे क्या। इसलिए भारत के पहले 5 साल पूरा विश्व दूरबीन से देख रहा था हाँ, भारत को। और यही कारण है कि भारत ने पहले 5 साल में जो करके दिखाया वो एक लैंडमार्क हो गया। आज की स्थिति और उस टाइम की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। जब आपको सेन का आकलन करना होगा तो आपको उस पीरियड में जाके करना होगा। नहीं नहीं, मैं तो कहता हूं कोई भी सेन, सुकुमार सेन पैदा होगा। आज भी सुकुमार सेन हमारे बीच में है जिनको दुनिया बुलाती है, पूछती है। लेकिन वो यकीन कर लीजिए आप इस विषय पर कोई भी चर्चा आवे, हम उससे चर्चा करेंगे, वो इस इकोसिस्टम का नहीं हो सकता है। क्योंकि नहीं इस हो सकता। इकोसिस्टम मोदी का इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम के लोगों को, इनकी बौद्धिक क्षमता को दुनिया में कोई इंडोर्स नहीं करता, इनकी ईमानदारी को, इनकी ट्रांसपेरेंसी को नहीं। मैं एक एग्जांपल देकर के खत्म करूंगा। एक जस्टिस की चर्चा हमने और भाव ने कई बार की है, मैं उन पे कार्यक्रम किया हूं, मैं बड़ा फैन हूं उनका। ऐसे होने चाहिए इस देश के सबसे ईमानदार जजों में से एक जस्टिस मुरलीधर, जो दिल्ली हाई कोर्ट में थे और ये पूरी सरकार हिला दी थी दंगों में, जो खुराफात हो रहा था, दिल्ली पुलिस से लेकर सबकी क्लास लगा दी थी। जस्टिस मुरलीधर का न्यायिक करियर इन्होंने खा लिया, तबादला किया, उनकी सीनियरिटी के हिसाब से वो जहां पर थे नंबर 2 पे वो जाते सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के जज होते। खैर, आज भी वकालत कर रहे हैं। देखिए एंडोर्समेंट क्या होता है, कौन लोगों को दुनिया पहचान देती है। 15 दिन पहले जस्टिस मुरलीधर को यूएन यूएन के जांच कमीशन का चेयरमैन बनाया गया है। कोई ऐसा नहीं कि जिसका नाम नहीं जानते हैं उसने कहा कि मोदी जी दुनिया में सबसे लोकप्रिय हैं। H&H सर्वे कंपनी, मतलब हाको और हाको सर्वे कंपनी, हाँकते रहो, फेंकते रहो, उसने कह दिया ना। यूनाइटेड नेशंस के जांच कमीशन का चेयरमैन बनाया गया। और किस मामले में बनाया गया आप सोचिए, यूएन ने भी छांटा होगा पूरी दुनिया में से वो न्यायविद कि जो बिल्कुल जो है निष्पक्ष भाव प्रामाणिकता से, से प्रामाणिकता से काम करे। इनको फिलिस्तीनी इलाके जो कब्जा जिस पर है, वो फिलिस्तीन के कब्जे वाले इलाके और इजराइल पर यूएन की जांच कमीशन का चेयरमैन बनाया। ये आज की तारीख में गाजा, इजराइल और फिलिस्तीन इस दुनिया का सबसे बड़ा विवादित मुद्दा है। दुनिया के सबसे बड़े विवाद पे किसी ने किया जश्न मनाया क्या? किसी भक्त ने? किसी ने नहीं, मनाया? नहीं मनाएंगे। मैं दुनिया के बता रहा सबसे हूं, बड़े विवाद पे अरे हमारा बाबा 5 साल बाद यही इकोसिस्टम रहा, यही दुबे जी कहेंगे। बार बार हम पे आरोप लगते हैं, प्रामाणिक इंसान को हमने क्या किया। मुरलीधरन जैसे प्रामाणिक जज को मोदी जी ने यूनाइटेड नेशंस भेजा, वहां कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया।
ये बोलेंगे, यही मैं- बोलेंगे। उधार का सिंदूर, उधार के सिंदूर पे जीना इनका। अब तो मोदी ने खुद ही कहा कि सिंदूर अब खून में बहने लगा है। वो सिंदूर उधार का, ये बोलना भूल गए हो। इनकी पूरी विरासत ही उधार के सिंदूर पे है। सोचिए ना, यही बात है कि दुनिया के सबसे बड़े विवादित क्षेत्र में हमारा एक न्यायविद, कानूनविद, उसको वहां पर जांच कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, सबसे ऊपर की कुर्सी पे बैठाया गया। ये हमारे लिए, हमारे देश में है ऐसे गर्व लोग। की बात। लेकिन हमारे देश में वो इकोसिस्टम है जहां पर झूठ का बोलबाला है, झूठ का बोलबाला। वो गोविंदा फिल्म याद आ जाती है। चलिए, हाँ। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद, धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।